किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार ने आपदा पीड़ित किसानों के लिए और जारी किए 20 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा, सूखे की संभावना से निपटने के उपायों पर अमल शुरू। गेहूं फसल की बर्बादी से आटा मिल मालिकों को सता रही कच्चे माल की चिंता, अब डाकिए खतों के बजाय बांटेंगे उन्नत बीज। अब कृषि समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के 72 जिलों के किसानों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। राहत आयुक्त के मुताबिक जिन जिलों को ये सहायता राशि दी गई है उनमें राजधानी लखनऊ समेत कई जिले शामिल हैं। बीते शनिवार को बुंदेलखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया। बांदा और हमीरपुर में बड़े बड़े ओले गिरने से किसान एक बार फिर बेहाल हो गए। बारिश व ओलावृष्टि से बची कुची फसलें भी समाप्त हो गई हैं। साथ ही जायद और आम की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। आपदाग्रस्त जिलों में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोंडा और बस्ती को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में गेहूं की 46.23 लाख हेक्टेयर, सरसों की 1.37 लाख, चने की 4.20 लाख, मटर की 2.68 लाख, मसूर की 1.77 लाख, आलू की 0.17 लाख और अन्य कृषि फसलों की 2.17 लाख हेक्टेयर की क्षति हुई है। इसके पहले राज्य सरकार ने किसानों को राहत वितरण के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलों को आवंटित की है। प्रदेश के प्रमुख सचिव के अनुसार प्रदेश सरकार चीनी मिलों को सह उत्पादों के जरिए लाभ की स्थिति में लाने के पूरे प्रयास कर रही है, जिसके तहत गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 1200 मेगावाट बिजली चीनी मिलों द्वारा अकेले यूपी में ही पैदा की जा रही है। इसी क्रम में शीरे से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल चलित वाहनों के ईंधन में किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में जितना एथेनॉल बनता है वह सारा का सारा प्रदेश में ही खप जाता है। उन्होंने बताया कि चालू पेराई सत्र में किसानों को देय गन्ना मूल्य पर जो ब्याज लग रहा है तथा बाजार में लगातार चीनी के गिरते मूल्य से चीनी मिलों को राहत देने के लिए इसके उत्पादन पर विचार किया जाएगा। इस वर्ष कमजोर मानसून होने के पूर्वानुमान की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग अभी से सतर्क हो गया है। प्रदेश में खेती किसानी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इससे निपटने की योजना तैयार कर ली है। इस योजना के माध्यम से कृषि व उससे जुड़े विभाग खरीफ सीजन में मौसम विभाग के साथ मिलकर किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में संभावित सूखे व बाढ़ की स्थिति पर विचार किया गया। क्षेत्रों के अनुसार सूखे अथवा बाढ़ अवरोधी बीजों से ही खेती को बढ़ावा देने की रणनीति तय की गई है। इस बार कम पानी में तैयार होने वाले मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इन बीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बीज विकास निगम को दी गई है। 1 जून से मौसम के मिजाज तथा खेतों में किसान क्या करें आदि की जानकारियों को पूरे खरीफ सीजन में प्रत्येक सप्ताह दी जाएंगी। प्रदेश में लगभग 300 रोलर आटा मिल हैं, जिनका टर्नओवर लगभग 9000 करोड़ रुपए है। गेहूं की पैदावार घटने से आटा मिल मालिकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का संकट मुसीबत बना हुआ है। प्रदेश के मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक नए गेहूं की आवक कम होने से अभी से कच्चे माल की दिक्कत महसूस होने लगी है। जून जुलाई से दुश्वारियां बढ़ने और दाम चढ़ने की आशंका है। गेहूं के दाने कमजोर व काले पड़ने की वजह से मैदे और सूजी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है, जिसके चलते मैदे की सर्वाधिक खपत करने वाला ब्रेड व बिस्कुट उद्योग भी मौसम की मार से सिरहन महसूस कर रहा है।
इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गेहूं की फसल कमज़ोर होने से दानों में ग्लूटेन की मात्रा का कम होना तय है, जिसके कारण बिस्कुट व ब्रेड बनाने में इस मैदे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें कुछ एडिटिव्स मिलाने होंगे, जिससे इसकी निश्चित रूप से लागत बढ़ेगी, जिसके चलते इन चीज़ों के दामों का बढ़ना तय माना जा रहा है। अब डाकियों को चिट्ठियों के बजाय उन्नत किस्म के बीजों को बांटने का काम पर लगा दिया गया है। किसानों को अब घर पर ही गुणवत्तापरक बीज और खेतीबाड़ी करने के आधुनिक तकनीकी मिलने पर अनूठी कृषि डाक योजना दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों की उपज में 30% तक बढ़ोतरी से उत्साहित कृषि मंत्रालय मई में डाक विभाग के साथ करार करने जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय व डाक विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसके अनुसार किसानों के बीच कृषि डाक योजना के प्रति बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना है। इससे कृषि डाक योजना के तहत किसानों तक उन्नत बीज व कृषि तकनीक की जानकारियां तेजी से पहुंच सकेंगी। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं गाजियाबाद में 1660 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 1350 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1500 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 1450 रुपये प्रति क्विंटल। चना गाजियाबाद में 3650 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 3200 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3800 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 3850 रुपये प्रति क्विंटल। चावल गाजियाबाद में 4550 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 2250 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 2150 रुपये प्रति क्विंटल, कोपरगंज में 1900 रुपये प्रति क्विंटल। आलू गाजियाबाद में 385 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 405 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 580 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 550 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज गाजियाबाद में 900 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 1500 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1250 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 1300 रुपये प्रति क्विंटल। बैगन गाजियाबाद में 580 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 500 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 600 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 540 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर गाजियाबाद में 750 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 725 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 900 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 1000 रुपये प्रति क्विंटल। सेब गाजियाबाद में 5620 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 4510 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3250 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 3500 रुपये प्रति क्विंटल। केला गाजियाबाद में 1210 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहाबाद में 1150 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1100 रुपये प्रति क्विंटल, कोपागंज में 900 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए
खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, शुद्ध शहद जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है और साथ ही कई रोगों को खत्म भी करता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर शुद्ध शहद चाहिए तो हमको मौन वंशों की देखभाल तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। आइए जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं अमृत कुमार वर्मा से, जो मौन पालन इकाई लखनऊ से आए हैं। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अमृत जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है इस गर्मी में मौन वंशों की देखभाल, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मौन पालन आखिर है क्या? मौन पालन को मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की आदतों को जानकर, उनकी आवश्यकताओं को भली भांति समझकर, समयानुसार पूर्ति कर, कम से कम कष्ट पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने को ही मौन पालन कहा जाता है। मधुमक्खियों को अब इस समय गर्मी का समय आ रहा है, तो मधुमक्खियों की देखभाल करना अति आवश्यक है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हुआ है मौसम में, कुछ समय पहले बरसात हो रही थी, उसके हल्की सी ठंड भी थी, अब जो बदलाव आ गया मौसम में, तो मधुमक्खियों की देखभाल भी काफी जरूरी हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि उपयुक्त समय क्या है मधुमक्खी पालन शुरू करने का? हाँ, मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय नवंबर से लेकर के मार्च तक का समय होता है। इसमें किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। नवंबर से लेकर मार्च तक कर सकते हैं। तो अमृत जी, जो मार्च में हमारे किसान भाइयों ने जो मधुमक्खी पालन शुरू किया था, तो उसमें अभी क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और मधुमक्खियां में कहीं नुकसान ना हो जाए। जी, इस समय जो अभी बारिश हुई है अचानक, इससे बी फ्लोरा समाप्त हो गया है। इससे हमें मधुमक्खियों को काफी देखरेख करने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, बी फ्लोरा समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों की उत्तेजना कम होती जा रही है और उनकी देखभाल करने के लिए हमें आवश्यक है कि उन्हें समय समय पर कृत्रिम भोजन के रूप में उनका भोजन उपलब्ध कराएं। मतलब कहीं ना कहीं भोजन अगर उपलब्ध नहीं है, फूल अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो कृत्रिम भोजन बना के दे सकते हैं। कृत्रिम भोजन बना के दे सकते हैं। जिसके कृत्रिम भोजन के लिए हमें 40% चीनी और 60% पानी, क्योंकि गर्मी इस समय चल रही है, उसका घोल बना करके और गर्म करके ठंडा होने पर सायंकाल मधुमक्खियों को प्रति सप्ताह प्रति मौन वंश की दर से देते रहें, जिससे उनकी उत्तेजना बरकरार रहे। ऐसा न करने से उनके अंडे डालने की जब क्षमता कम हो जाती है, भोजन के अभाव में मौन वंश हमारे कमजोर होते रहते हैं। तो जब मधुस्राव सीजन आता है, तो जब कमजोर मौन वंश हमारा होगा, तो शहद उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में देगा, जिससे उसके किसी भी प्रकार से छत पूर्ति नहीं हो सकती है। तो छत पूर्ति पहले से ही हम उसे मेंटेन रखें कि मौन वंशों को जैसे कृत्रिम भोजन के रूप में हम चीनी का घोल दे रहे हैं, उनकी पराग पूर्ति के लिए हम पराग की व्यवस्था करें। डॉक्टर, पराग पूर्ति के लिए आपने कहा कि पराग की व्यवस्था कर सकते हैं जी। पराग की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? हाँ, पराग उस समय जब हमारा पीक सीजन चलता रहे, अक्टूबर से मार्च के महीने में, मतलब जिस समय पीक का मतलब जिस समय सबसे ज्यादा फूल होते हैं,
तो उस समय हम पालन ट्रे मौनवंश में लगा करके और पालन को एकत्र भी कर लेते हैं। उस पालन को सुखा करके इस आपात स्थिति के लिए रख लेते हैं कि जब हमें मधुमक्खियों के लिए बी फ्लोरा नहीं मिलेगा तो हम उस पालन को अपने कृत्रिम भोजन में मिला करके उसको मधुमक्खियों को दे सकते हैं और उसको सूखे पाउडर बना करके सूखे रूप में भी दिया जा सकता है। और जब ऐसी स्थिति हो कि पराग भी मेरे पास ना हो तो चने का आटा है, सोयाबीन का आटा है, इनको मिला करके और मधुमक्खियों को जहाँ पर मधुमक्खियाँ लगी हों वहाँ पर ट्रे में रख देते हैं और मधुमक्खियाँ अपने आप पराग लेती रहती हैं और अपना भोजन करती रहती है। अमृत जी, सबसे जरूरी जो बिंदु समझ में आ रहा है वो ये कि मौन पालन अगर हमारे किसान भाइयों को शुरू करना है तो इन मधुमक्खियों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? क्योंकि मधुमक्खियां अच्छी होंगी तभी उत्पादन अच्छा होगा। शायद मधुमक्खियों की व्यवस्था सर, जो हमारे पुराने बीकीपर हैं या हमारे राजकीय सेंटर हैं, 15 राजकीय उप सेंटर हैं हमारे, 12 उप केंद्र हैं और 4 केंद्र हैं, वहां से क्रय की जा सकती हैं किसी भी समय और कभी भी। तो उपयुक्त समय जब अक्टूबर से लेकर के और मार्च के बीच में कभी क्रय करके अपना मौन पालन प्रारंभ कर सकते हैं। अमृत जी, इस व्यवसाय को बहुत ही कम लागत का व्यवसाय कहा गया है मौन पालन, तो क्या आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे उस बिंदु पर कि अगर हमारे किसान भाई कोई शुरू करना चाहते हैं ये मौन वंश, तो कितना रुपया तक खर्चा हो सकता है शुरुआत में? शुरुआत में एक मौन वंश पर 4000 रुपए के आसपास व्यय आता है और अगर हमारा प्रकृति साथ देती रही, कोई आपदा ना आई तो 1 वर्ष में उसका पैसा वापस हो जाता है। इतना उत्पादन हो जाता है शहद का कि उसको बेच करके और 1 वर्ष में उसका लागत निकल आती है और अगले वर्ष से उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। और लागत जो मूल मौन वंश है तो वो तो अपना रहता ही है, उसको प्रॉफिट भी आप मान सकते हो, लेकिन 1 वर्ष में पूरी लागत वापस आना और अगले साल से हमें 4000 से 5000 रुपए पर मौन वंश प्रॉफिट होने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं 1 साल में जो हमारी लागत वो निकल आती है। अमृत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो मौन वंश हमारे एक बार में लगाया जाता है शुरुआती दौर में, तो ये कितने साल तक चलता रहता है? मतलब कब बदलने की जरूरत होती है कि हमको अब दूसरा मौन वंश लगाना है? हमें उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती है भैया उसमें हम रानी मौन बदलते रहते हैं और नए छत्ते बनवाते रहते हैं। हर साल प्रयास ये करते हैं कि 25% छत्तों को नष्ट करते रहें। जो हमारे पुराने काले छत्ते पड़ जाएं उनको 25% छत्ते मौन वंश के नष्ट कर दें और उसमें मोमी छत्ताधार लगाकर नए फ्रेम दे करके नए छत्ते का निर्माण करा लें। ऐसी स्थिति में हमें मौन वंश बदलना नहीं पड़ता है, उसी मौन वंश से विभाजन करके 1 से 2 मौन वंश तैयार भी किए जा सकते हैं। आपने कहा कि 25% मौन वंश जो रहते हैं पुराने, उनको जो है एक मौन वंश में 20 छत्ते होते हैं। हाँ, जो छत्ते रहते हैं उसमें 25% तक ऐसे छत्ते होते हैं जिनको हमको नष्ट करना होता है और बाकी आगे चलते रहते हैं। तो हमारे किसान भाई ये कैसे निर्धारण करेंगे कि इन छत्तों को नष्ट करना है? कुछ खास पहचान है इन चीजों की? जो छत्ते अधिक काले पड़ जाएं और टूटे फूटे हो जाएं, जो काम लायक वो एहसास होता रहता है कि ये छत्ता काला पड़ गया है, इसको जो है हम हटा दें और नया छत्ता के निर्माण करा लें। इस तरह से हमारा मौन वंश कभी कमजोर नहीं होता है और छत्ते हमारे बदलते रहते हैं जिससे कि हमारे उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आप छत्ते बदलने की बात कर रहे हैं, ये क्या छत्ते हमारे किसान भाई ही जो है वहां पर उसको बढ़ा लेंगे या कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा? हमें जो है मोमी छत्ताधार एक होता है जो एक फ्रेम में लगाया जाता है, उसे न्यू मान के चलिए आप कि उसे हम आधार देते हैं, उस पे हमारी मधुमक्खियां ही नए छत्ते का निर्माण कर लेती हैं। हमें किसान भाई को निर्माण करने की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम एक छत्ता मौन वंश को देते रहते हैं और मधुमक्खियां हमारी छत्ते का निर्माण करती रहती हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल उनकी आवश्यकताओं को देखते रहना है। और अमृत जी, ये मौसम जो बहुत ही ज्यादा गर्म एकदम से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कुछ विशेष सुझाव हमारे किसान भाइयों क्या देना चाहेंगे जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनके लिए? हाँ भैया, उनको इस समय सुबह और शाम बक्से पर जूट का बोरा भिगो के डालना चाहिए और सुबह शाम उसमें पानी डालते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार जरूर डालें जिससे कि मौने जो है अपना तापक्रम मेंटेन रखें। बक्से के नीचे स्टैंड लगा दें, उसके नीचे प्याली लगा दें, प्यालियों में पानी भर दें जिससे कि मधुमक्खियों को चींटों से सुरक्षा भी उनको मिलती रहेगी और बोरे को तर्क करते रहेंगे तो मधुमक्खियां अपना तापक्रम मेंटेन, मतलब कहीं ना कहीं तापक्रम को अगर सामान्य रखा जाए तो मधुमक्खियों को बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उत्तेजना कम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही जरूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मौसम समाचार के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 76% तथा न्यूनतम 27% रही। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पूर्व तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में मामूली बदली बनी रहने तथा अन्य स्थानों पर खिली धूप रहने के आसार हैं। आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। खिली धूप रहने से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल की कटाई शीघ्र समाप्त करें। गेहूं कटाई उपरांत खाली खेतों की गहरी जुताई, मेड़बंदी तथा समतलीकरण का कार्य करें। धान की नर्सरी की बुआई हेतु खेत की तैयारी करें और बुआई से पूर्व 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं। ऊसर भूमि सुधार हेतु जिप्सम अथवा पाइराइट का प्रयोग करें तथा खेत में जल भरकर रिसाव करें। किसान भाई, इस मौसम में अरहर की अल्पकालीन प्रजातियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस समय गेहूं कटाई के उपरांत खाली खेतों के लिए आवश्यक हरी खाद, ढेंचा व सने की बुआई करें। इस मौसम में पशुओं के हरे चारे के लिए बोई जा चुकी मक्का तथा लोबिया में आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा नत्रजन की ड्रॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। मेंथा की खेती में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा केवल एक बार निराई गुड़ाई का कार्य करें तथा नत्रजन की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे करेला, लोबिया, तरोई, लौकी आदि में फलछेदक कीट लगने की संभावना इस मौसम में हो सकती है। अतः निगरानी करते रहें और प्रकोप होने पर नीम ऑयल की 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करें। यदि किसी अन्य रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसके नियंत्रण हेतु डाइथेन M45, मैंकोजेब 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 3-4 छिड़काव करें। तापमान बढ़ने के साथ आम के बागों में नमी बनाए रखें ताकि फलों की बढ़वार ठीक से हो सके और फल कम गिरें। केले की खेती में इस समय पनधब्बा रोग प्रकोप हो सकता है, अतः इसका नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।